हेलो एवरीवन, आई एम राहिल एंड यू आर वाचिंग एसआर लीगल एज। तो हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 6 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तक कवर कर दिया है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी चैनल की जो प्लेलिस्ट है BNSS उसमें जाकर के देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 7 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। इससे पिछले जो चैप्टर था वो था प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस, मतलब जहाँ पर किसी बंदे को बुलाया जाता था, जहाँ पर किसी पर्सन की अपीयरेंस की कोर्ट को ज़रूरत थी तो वो उसको किस तरह से कंपेल करवाती थी वो हमने देखा था। आज ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम ये देखेंगे कि अगर किसी चीज़ की यानी किसी थिंग की, किसी डॉक्यूमेंट की या किसी एविडेंस की अगर कोर्ट को ज़रूरत लगती है उसको देखने के लिए, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से कोर्ट कंपेल करेगी वो हम चैप्टर 7 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये भी उसी तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये सेक्शन 94 से लेकर के सेक्शन 110 तक है। तो अब हम वन बाई वन इसे डिस्कस करेंगे। जो पार्ट ए है इस चैप्टर का वो है समन टू प्रोड्यूस। जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था समन्स, यानी किसी पर्सन को समन भेजा जाता था कि वो कोर्ट में अपीयर हो, लेकिन यहाँ पर है समन टू प्रोड्यूस। तो ये सेक्शन 94 और 95 दो सेक्शंस हैं, वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 94 है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट आर अ थिंग। तो सब सेक्शन 1 इसकी कहती है कि जहाँ पर कोर्ट को या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अगर उसको किसी डॉक्यूमेंट की या किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की या फिर किसी कम्युनिकेशन डिवाइस की नीड पड़ती है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल, उसमें एज एविडेंस है या उसको एज रेफरेंस यूज़ करना है, उस पर्पज़ के लिए अगर किसी डॉक्यूमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको देखने के लिए, तो वो उस पर्सन को समन भेजा जाएगा कि आप अटेंड, मतलब आप अपीयर हो जाइए कोर्ट के सामने और आप उस चीज़ को भी प्रोड्यूस करिए। और सब सेक्शन 2 कहती है कि जहाँ पर वो पर्सन खुद तो अपीयर नहीं होता, लेकिन वो चीज़ जो है, वो थिंग, वो डॉक्यूमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो भेज देता है कोर्ट में और वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी जाती है, तो ये माना जाएगा कि ये जो सेक्शन है इसका पर्पस फुलफिल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस थिंग को देखने के लिए समन किया गया है, समन टू प्रोड्यूस अ थिंग। वहाँ पर पर्सनल प्रेजेंस उस पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब सेक्शन 3 कहती है कि ये जो सेक्शन है 94 ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती जो सेक्शन 129 और 130 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट जो हमारा 1891 का है उसको भी बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। और कोई भी ऐसा लेटर, कोई भी ऐसा पोस्ट कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा पार्सल जो टेलीग्राफ अथॉरिटी, जो पोस्टल अथॉरिटी के पास में है, जो उनकी पोजेशन में है, उसको भी ये सेक्शन बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। अब उसको इफेक्ट नहीं करती है तो उसको हम किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो सेक्शन 95 स्पेशल उसके बारे में बताती है। सेक्शन 95 कहती है प्रोसीजर एज टू लेटर्स, यानी कोई भी ऐसा लेटर, कोई भी ऐसी पोस्ट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा पार्सल जो पोस्टल अथॉरिटी की पोजीशन में है और अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है किसी केस में, किसी इंक्वायरी में, किसी इन्वेस्टिगेशन में या किसी ट्रायल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज और हाई कोर्ट, सिर्फ इन 4 के पास में ये पावर है कि ये पोस्टल अथॉरिटी को समन टू प्रोड्यूस इशू कर सकते हैं। अदर जो भी मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास नहीं है। सबसेक्शन 2 यही कहती है कि बाकी जो भी मैजिस्ट्रेट होंगे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो या चाहे जुडिशल मैजिस्ट्रेट हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, वो पोस्टल अथॉरिटी को सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि भाई हमें इस तरह के किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, आप इसको सर्च करके रखिए।
और वो सिर्फ सर्च का ऑर्डर वहाँ तक दे सकते हैं कि आप अपनी अथॉरिटी में उसको सर्च करके रखिए। उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेशन जज और हाई कोर्ट, इनसे ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा, तब जाकर के उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। ये था हमारा समन टू प्रोड्यूस पार्ट ए। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी, सर्च वारंट्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वारंट ऑफ अरेस्ट, जहां पर किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया जाता था। लेकिन ये उससे अलग कैसे है कि यहाँ पर किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर अगर कोई इस तरह की चीज़ है कि जो कोर्ट को ज़रूरत है किसी भी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के दौरान और वो मिल नहीं रही है, तो कोर्ट उसके लिए सर्च जारी कर देगी कि पुलिस अथॉरिटी को डायरेक्शन देगी कि आप इसको सर्च करके लाइए। अब वो प्रोविज़न किस तरह से है वो हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 96 कहती है व्हेन सर्च वारंट्स में बी इशूड, कब कब जारी किए जाते हैं सर्च वारंट्स। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जहाँ पर सेक्शन 94 के तहत हमने उसको समन भेजा था कि आप ये चीज़ प्रोड्यूस करिए और उसने प्रोड्यूस नहीं की, या फिर कोर्ट को मालूम ही नहीं है कि पोजेशन किसके पास है। और सब सेक्शन सब क्लॉज सी इसकी कहती है कि जहाँ पर जनरल सर्च कंडक्ट करने से इस संहिता का जो भी प्रोविज़न है या जो प्रोसेस है वो सर्व हो जाता है, तो इसलिए इन 3 जगह पर वो सर्च वारंट जारी कर दिया जाएगा। कौन कौन सा? सेक्शन 94 के तहत भेजा था, उसने प्रोड्यूस नहीं किया, या फिर कोर्ट को मालूम ही नहीं है पोजेशन किसके पास है, तो सर्च वारंट जारी कर दिया जाएगा। या फिर अगर अदरवाइज ज़रूरत है इस संहिता के अकॉर्डिंग सॉरी इस संहिता के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर ज़रूरत है तो वो जनरल सर्च करवाया जा सकता है। सब सेक्शन 2 कहती है कि कोर्ट उस सर्च वारंट में स्पेसिफाई करेगी कि अगर किसी प्लेस में किस प्लेस में सर्च करना है और उस प्लेस में कितना सर्च करना है। यानी मान लीजिए कोर्ट अगर ये सर्च वारंट जारी करती है कि हाउस नंबर 5 में जो टॉप फ्लोर है उसका जो लेफ्ट कॉर्नर वाला रूम है उसमें सर्च कंडक्ट करनी है। अब जो अथॉरिटी उसको सर्च कंडक्ट करने जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ उस रूम तक ही कर सकती है, उसके अलावा वो नहीं कर सकती है। तो जितना वारंट में स्पेसिफाई किया गया होगा सिर्फ उतना ही सर्च किया जा सकता है। ये थी हमारी सबसेक्शन 2। देन सबसेक्शन 3 कहती है कि पोस्टल, वो एक पोस्टल अथॉरिटी की बात आ गई कि पोस्टल अथॉरिटी के लिए सिर्फ सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, बाकी कोई भी मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह की चीज़ है कि जो पोस्टल अथॉरिटी में जा कर के सर्च करनी है उसके लिए सर्च वारंट इशू किया जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वही ये मैजिस्ट्रेट्स की बात की जाती है। बाकी जो मैजिस्ट्रेट्स हैं एग्जीक्यूटिव जुडिशियल उनके पास में ये पावर नहीं है। सेक्शन 97 कहती है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। सबसेक्शन 1 कहती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, अगर उसके पास ये रीज़न टू बिलीव है, चाहे उसके पास इंफॉर्मेशन आई है या अदरवाइज उसको ऐसा लगता है कि कोई इस तरह की प्लेस है कि जहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी रखी हुई है, यानी कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है कि जो चोरी की है, या फिर कोई इस तरह का सामान है जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो वो उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो अथोराइज करेंगे पुलिस ऑफिसर को, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल के रैंक से अबव का होना चाहिए, यानी कांस्टेबल इज नॉट अलाउड टू मेक अ सर्च। तो उसमें इस सेक्शन के तहत कांस्टेबल के ऊपर के जो रैंक के पर्सन होंगे वो जाकर के सर्च उस प्लेस का कर सकते हैं। अब वो उसमें बताया गया है क्लॉज ए में कि वो उस प्लेस में एंटर करेंगे और अगर उसे किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है, यानी लोकल्स की या पुलिस की, तो वो भी उसको असिस्ट करेंगे, जितनी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है उतनी दी जा सकती है। क्लॉज बी में बताया है सर्च उसी मैनर में किया जाएगा जो मैनर स्पेसिफाई किया गया है। और क्लॉज सी की वो जो भी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी वो उसकी पोजेशन ले लेगा, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर उसे शक होता है कि ये भी स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी भी पोजेशन ले लेगा, या कोई इस तरह का आर्टिकल मिलता है जो ऑब्जेक्शनेबल है तो उसकी पोजेशन ले ली जाएगी और मैजिस्ट्रेट को कन्वे कर दिया जाएगा कि हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ से बरामद की है। या फिर उस
प्रॉपर्टी की तब तक के लिए वो देखभाल करेगा जब तक कि ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट के पास ना ले जाया जाए। क्लास ई बताती है कि वो कस्टडी में ले लेगा सारे सामान को, और हर वो पर्सन जो वहाँ पे मिलेगा और जिस पर शक होता है कि ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, तो वो उन सब पर्सन को लेकर के मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। अब क्लॉज 2 में बताया है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स को डिफाइन किया है कि क्या क्या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो कोई भी काउंटरफिटिंग कॉइन्स यानी जो नकली कॉइन्स होंगे, आपने फर्जी मूवी देखी होगी शाहिद कपूर की जिसमें वो नकली नोट छापते हैं जो बिल्कुल हूबहू असली ही दिखते हैं, तो वो काउंटरफिटिंग करेंसी है। तो काउंटरफिटिंग कॉइन्स हो गए, या कोई ऐसा मेटल मिलता है जो मेटल यूज होता है फॉर यही कॉइन्स बनाने के लिए, यानी जो हमारा कॉइनेज एक्ट है 2011 का, उसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई मेटल मिलता है, या फिर अगर वो इंडिया में लाया गया है कहीं बाहर से लेकिन किसके कॉन्ट्रावेंशन में, जो हमारा कस्टम एक्ट है, जो हमारी कस्टम अथॉरिटी है, उसके प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन में वो लाया गया है और वो छुपाया गया है, वो सामान मिलता है। या फिर काउंटरफिटिंग करेंसी मिलती है, या काउंटरफिटिंग जो स्टैम्प्स होती हैं वो मिलती हैं। फॉर्ज डॉक्यूमेंट यानी झूठे कागजात, या फॉर्ज स्टैम्प्स यानी मान लीजिए एक अथॉरिटी है जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब उसकी स्टैम्प किसी ने बना करके रखी हुई है, वो फॉर्ज सील में आएगा। या फिर सेक्शन 294 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के तहत जो हमारा ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स है, वो उस तरह का कुछ सामान मिलता है। और या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इन्हीं सारी चीज़ों को बनाने में काम आता है, यानी कोई मशीन हो गई जो कॉइन्स बनाती है, या फिर कोई ऐसी मशीन जो वो स्टैम्प्स बनाती है, या फिर ये जितनी भी हमने A to F तक डिस्कस किया, इन सब के बनाने के लिए कोई डाई हो गई, इस तरह की चीज़ें, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो इनकी प्रोडक्शन में काम आता है, अगर वो आर्टिकल है तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। ये हमारी क्लॉज 2 थी। देन उसके बाद सेक्शन 98 है, पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर द सेम। सब सेक्शन 1 में क्लियर कट बताया है कि कोई न्यूज़पेपर हो गई, या कोई बुक हो गई, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो गया कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो चीज़ इन्होंने छाप दी है ये बिल्कुल नहीं छपनी चाहिए थी, तो उसमें और वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं छपनी चाहिए थी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बताया है अंडर सेक्शन 152 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, यानी कोई इस तरह की आपने बात छाप दी, पब्लिश कर दी कि जो एंडेंजर करती है जो हमारी सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटेग्रिटी है इंडिया की, इस तरह की कोई बात छाप दी है। या फिर आप एनिमिटी, इस तरह की चीज़ें को पब्लिश करते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इस तरह के ग्रुप्स को डिवाइड करती है, और जो हारमनी है उसको ख़राब करती है। और इसी तरह सेक्शन 294 और 295 में जो ऑब्सीन बुक्स या तो आप सेल कर रहे हो या आप बच्चों को दे रहे हो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, और 298 99 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जहाँ पे आप किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज कर रहे हो, उनकी रिलीजन को इंसल्ट करके, इस तरह की चीज़ें अगर छापी गई हैं तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश करके उस पब्लिकेशन को फॉरफिट कर देगी। और कोई भी पुलिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी दी जाएगी कि उसे वो उस पब्लिकेशन की कॉपी जहाँ कहीं भी मिलती है वो उसको सीज कर ले, और मैजिस्ट्रेट भी इस चीज़ के लिए वारंट जारी कर सकता है, और वो वारंट सब इंस्पेक्टर से अबव रैंक का होना चाहिए, कि जिसमें उसको अथॉरिटी दी जाएगी कि आप सर्च कंडक्ट कीजिए और जहाँ जहाँ पे इस तरह की कोई पब्लिकेशन मिलती है उसे सीज कर लीजिए। सब सेक्शन 2 में बताया है कि न्यूज़पेपर और बुक का यहाँ पे क्या मीनिंग है, तो कहते हैं कि वो सेम मीनिंग रहेगा जो प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट हमारा जो 1867 का है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी मानी जाएगी। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, डॉक्यूमेंट में पेंटिंग इंक्लूड होगी, ड्राइंग इंक्लूड होगी, फोटोग्राफ्स इंक्लूड होंगे, या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है वो डॉक्यूमेंट में ही इंक्लूड हो जाएगी। और सब सेक्शन 3 कहती है कि ये जो ऑर्डर बनाया जाएगा जहाँ पे पब्लिकेशन को फॉरफिट किया जा रहा है,
ये बिल्कुल भी इसको क्वेश्चन नहीं किया जाता, एक्सेप्ट जो सेक्शन 99 में प्रोसीजर बताया है, उसके अलावा कहीं पर भी आप इसको क्वेश्चन या चैलेंज नहीं कर सकते। सेक्शन 99 यही कहता है कि एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन। अब सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग जो पब्लिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने की थी, अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है कि भाई ये इन्होंने इसको फॉरफिट कर दी मेरी पब्लिकेशन को, और अगर आपको लगता है कि ये फॉरफिट नहीं होनी चाहिए थी, आप सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करोगे इसको सेट असाइड करवाने के लिए। और सबसेक्शन 1 कहती है कि वो जो भी पर्सन एग्रीव्ड होगा वो विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम दिया गया है, जब वो ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिकेशन होती है उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसको वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी कि इसको सेट असाइड किया जाए। और सबसेक्शन 2 कहती है कि जहाँ पर हाई कोर्ट में 3 से ज़्यादा जजेस बैठते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इस पर्पज़ के लिए, जहाँ पे 3 जजेस का बेंच बनाया जाएगा। और जहाँ पे 3 या 3 से कम बैठते हैं तो वहाँ पे ऑल ऑफ द जजेस का स्पेशल बेंच बनाया जाएगा और वो इस चीज़ को सुनेंगे और डिसाइड करेंगे। सबसेक्शन 3 में जब उसको सुना जाएगा तो वो जो कॉपी है वो न्यूज़पेपर की या बुक की, जिस किसी में भी वो पब्लिकेशन छपा है, तो उसको रेफरेंस में दिया जाएगा और उसको एज एविडेंस भी यूज़ किया जाएगा। सबसेक्शन 4 कहती है कि अगर हाई कोर्ट इस चीज़ पे सेटिस्फाई होती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट ने व्यू लिया है कि इसमें पब्लिकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत पब्लिकेशन, और हाई कोर्ट बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती है उनसे कि नहीं आपने गलत ऑर्डर किया है, तो वो उसे सेट असाइड कर देगी। और सबसेक्शन 5 कहती है कि जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, मतलब एक जज कुछ कह रहा है दूसरा जज कुछ कह रहा है, तो उस केस में जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वो माना जाएगा। नेक्स्ट हमारी सेक्शन 100 है सर्च ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। इस सेक्शन को मिनी हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है वही अगर हम अपने जो CRPC होता था या फिर अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें अगर हम बात करें तो एक हैबियस कॉर्पस का कंसेप्ट यहाँ पे भी है जिसको हम मिनी हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। वो है सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को ये पावर दी गई है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी पर्सन को, या खुद से लगता है या फिर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है, यानी कहीं पर बंदी बना के रखा है, और विच अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि वो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट है या इलीगल कन्फाइनमेंट है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सर्च वारंट जारी कर देंगे कि उस पर्सन को ढूंढा जाए और मैजिस्ट्रेट के पास लेके आया जाए। सेक्शन 101 कहती है पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल। जहाँ पर कोई कंप्लेंट आती है या फिर अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी वुमेन को एब्डक्ट किया गया है या फिर उसे अनलॉफुली डिटेन किया गया है, या फिर किसी फीमेल चाइल्ड को भी किडनैप किया गया है या डिटेन किया गया है फॉर अनलॉफुल पर्पस। यहाँ पर जो वुमेन है जिनका अब्डक्शन हुआ है या किडनैपिंग हुई है वो फॉर अनलॉफुल पर्पसेस के लिए हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इमीडिएट ऑर्डर पास करेंगे कि वो जो भी वुमेन है या वो जो भी फीमेल चाइल्ड है उसको इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए, वुमेन को अपनी लिबर्टी पर छोड़ा जाए, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको अपने पेरेंट या गार्जियंस को हैंड ओवर किया जाए। और इस पर्पज़ के लिए जितनी नेसेसरी फोर्स है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये हमारा पार्ट बी था। पार्ट सी जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेज, सेक्शन 102 से 104 तक है। तो 102 कहती है डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट्स। तो इसमें सिर्फ इतनी बात बताई है कि जो प्रोविजंस हमने पीछे पढ़े थे 32, 72, 74, 76, 17, यानी जो हमने सर्च जो किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जो वारंट जारी किया गया था, वो जो अरेस्ट वारंट के प्रोविजंस हमने डिस्कस किए थे, वही सारे प्रोविजंस, वही सारा प्रोसीजर यहाँ पर भी लागू होगा जब किसी को सर्च वारंट जारी किया जाएगा अंडर 96, 97, 98 एंड 100। यहाँ पे जब भी सर्च वारंट जारी किया जाएगा तो वही अरेस्ट वाले जो प्रोविज़न है वही लागू होंगे इसमें भी। सेक्शन 103 कहती है पर्सन इन चार्ज ऑफ अ क्लोज्ड प्लेस टू अलो सर्च। सबसेक्शन 1 कहती है कि जब भी कोई इस तरह की प्लेस आती है
जिसका सर्च करना है, जिसके लिए या कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सर्च वारंट जारी किया है कि उसको सर्च किया जाए। अब उसमें वो जो भी ऑनर होगा उस प्लेस का या जिसके पास पोजेशन होगी, तो उसको ऑन डिमांड कहा जाएगा कि आप हमें इसका फ्री इंग्रेस दे दो, हम इसमें सर्च करेंगे। और सबसेक्शन 2 कहती है कि अगर ऑन डिमांड उसे फ्री इंग्रेस नहीं मिलता है तो सेक्शन 44 की जो सब सेक्शन 2 थी वो लागू होगी। और सेक्शन 44 की सब सेक्शन 2 क्या थी कि जब फ्री इंग्रेस नहीं मिलता है तो उस पर्सन के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसका डोर या विंडो वो तोड़ करके अंदर जा करके सर्च कर सकता है, और ऐसा करना बिल्कुल ठीक होगा, गलत नहीं होगा। सबसेक्शन 3 कहती है एनी पर्सन सबसेक्शन 3 कहती है कि अगर सर्च के दौरान में ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई इस तरह का पर्सन है जिस पर शक होता है कि इसने कोई आर्टिकल कंसील किया हुआ है, वो कोई आर्टिकल छुपा के रखा है, तो उस पर्सन को भी सर्च किया जा सकता है। और अगर वो पर्सन एक वुमेन है तो उसको वुमेन ही सर्च करेगी विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू द डिसेंसी। और सबसेक्शन 4 कहते हैं कि सर्च शुरू करने से पहले उस सोसाइटी के, उस लोकेलिटी के किसी 2 पर्सन जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स होंगे, जो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी होंगे, उनको बुलाया जाएगा और उनकी प्रेजेंस में वो सर्च की जाएगी। सबसेक्शन 5 यही कहती है कि वो सर्च उनकी प्रेजेंस में की जाएगी और उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो जो सामान वहाँ से मिला, जो जो सामान वहाँ से सीज किया गया, उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। और वो लिस्ट पर वो जो विटनेस बुलाए थे, जो लोकेलिटी के 2 पर्सन, उनके सिग्नेचर्स भी लिए जाएंगे। सब सेक्शन 6 कहती है कि वो जो ऑक्यूपेंट होगा, जिसकी वो जगह थी या जो ऑनर था, जिसके पास पोजेशन थी, उस लिस्ट की एक कॉपी उसको भी दी जाएगी। और सब सेक्शन 7 कहती है कि जहाँ पर हमने देखा था कि अगर किसी पर्सन को सर्च किया गया है या वुमेन को वुमेन ने सर्च किया है, तो उस केस में भी जो कॉपी बनाई जाएगी जिसमें जो भी लिस्ट उससे मिली हैं, वो एक कॉपी उसको भी दी जाएगी। और सबसेक्शन 8 कहती है कि अब ये जो 2 विटनेस हमने बुलाए थे सोसाइटी के रिस्पेक्टेबल पर्सन्स, तो अगर वो आने से मना करते हैं जानबूझ के कि हम नहीं आएंगे, हम विटनेस नहीं बनेंगे, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने सेक्शन 222 यानी 222 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध किया है, ऑफेंस किया है। और सेक्शन 222 ऑफ द बीएनएस क्या है कि जब एक पब्लिक सर्वेंट किसी भी सिविलियन को असिस्ट करने के लिए बुलाता है तो ही इज़ बाउंड बाय दैट, और अगर वो ओमिशन करता है तो वो ऑफेंस माना जाता है। ये था हमारा सेक्शन 103। देन हमारे पास सेक्शन 104 है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। अब मान लीजिए जो सर्च वारंट जारी किया गया था वो आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन के लिए किया था। अब ये पर्सन गए वहाँ पे जाके सर्च वर्च अपना किया, सर्च वर्च करने के बाद जो भी सामान वामान मिला, जो लिस्ट विस्ट बनी, जो हमने पिछली सेक्शन में पढ़ा, सर्च मिला, अब उस सामान का क्या किया जाएगा। तो अगर तो वो कोर्ट नज़दीक है, यानी वहाँ की जो कोर्ट है, जो वहाँ का मैजिस्ट्रेट होगा जिसकी जुरिस्डिक्शन है, अगर उससे ये वाली कोर्ट जिसने सर्च वारंट जारी किया था ये नज़दीक है तो वो सामान यहीं पर लाया जाएगा। अगर नहीं तो वो सामान उसी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा कि जिसकी जुरिस्डिक्शन है, और वो मैजिस्ट्रेट फिर ऑथोराइज करेगा उनको कि इस सामान को लेकर के उस कोर्ट में जाया जाए। ठीक है, ये थी सेक्शन 104। अब ये पार्ट सी यहाँ पे ख़त्म होता है और पार्ट डी है मिसलेनियस, जो सेक्शन 105 से 110 तक है। सेक्शन 105 जो न्यूली ऐड ऑन हुई है इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के में, जो पहले सीआरपीसी में नहीं थी, और वो है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जब भी कोई सर्च किया जाएगा, अभी जो हमने पीछे कहानी पढ़ी ना कि सर्च किया जाएगा, विटनेस को बुलाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो फलां फलां जो भी हमने पढ़ा, सर्च किया जाएगा, सर्च करने के बाद जो सामान सीज किया जाएगा या उसकी जो पोजेशन ली जाएगी या फिर जो लिस्ट बनाई जाएगी कि क्या क्या सामान मिला, और उसके बाद जो विटनेसेस के सिग्नेचर कराए जाएंगे, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रेफरेबली आप मोबाइल फ़ोन से भी उसकी वीडियो बना सकते हैं, और वो विदाउट डिले भेजी जाएगी किसको, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। ठीक है। सेक्शन 106 कहती है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टन प्रॉपर्टी।
सबसेक्शन 1 कहती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको मतलब ऑन सस्पिशियस या लगता है उसको कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर उसको ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलती है कि जिसकी वजह से कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या वो प्रॉपर्टी ऑफेंस कमिट करने के बाद आई है, तो वो उसे सीज कर लेगा। अगर वो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है तो वो सीज करने के बाद रिपोर्ट करेगा किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को। सबसेक्शन 3 कहती है कि वो पुलिस ऑफिसर अब यानी वो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो उस प्रॉपर्टी को लेकर के जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास। अगर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता यानी बड़ी प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर उसको कोर्ट में ले जाना नेसेसरी नहीं है, तो वो उस पर्सन को दे देगा जिसकी वो प्रॉपर्टी है और उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा कि आप इस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी जब कोर्ट ने मांगी या हमने मांगी फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आपको ये पेश करनी पड़ेगी। और उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते टिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट कहेगी कि इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना है तो आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, और अगर कोर्ट कहती है हाँ डिस्पोज ऑफ कर दो, हम नेट प्रोसीड्स के साथ देख लेंगे, तो फिर जो भी फर्दर ऑर्डर्स आएंगे कोर्ट के। अब प्रोवाइडेड में बताया है कि अगर वो प्रॉपर्टी स्पीडी डीके की है यानी पेरिशेबल नेचर की है तो फिर उसको बाई ऑक्शन से सेल कर दिया जाएगा, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी 500 रुपये से कम की है तो भी उसको बेच दिया जाएगा, और जो भी नेट प्रोसीड्स होंगे उस और ये जो अगर बेची जाएगी पेरिशेबल नेचर की है तो ये सिर्फ और सिर्फ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑर्डर्स पर ही बेची जा सकती है। ये नहीं है कि सब इंस्पेक्टर ने उठ करके बेच दी कि जी पेरिशेबल नेचर की थी, लेकिन इसके लिए भी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के परमिशन चाहिए। ये थी हमारी सेक्शन 106। एंड सेक्शन 107 कहती है अटैचमेंट, फोरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 1 कहती है किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये खबर मिलती है या उसको रीज़न टू बिलीव है अपना कि कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी पर्सन के पास है वो उसने ऑब्टेन की है या तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके या कोई क्रिमिनल ऑफेंस करके उसने वो प्रॉपर्टी डिराइव की गई है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अंडर द अनलॉफुल जो यूएपी एक्ट है हमारा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट, उसमें अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो मान लीजिए उसकी गाड़ी है और पुलिस कहती है कि ये जो गाड़ी ये बंदा चला रहा है, ये जो स्कॉर्पियो चला रहा है, ये भी उसकी जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम इसने किए हैं वहाँ से पैसा कमा करके इसने कमाई है। तो मान लीजिए हम उसी स्कॉर्पियो की ही बात करते हैं एज प्रॉपर्टी की, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब पुलिस वाले को ये मिला कि हाँ भाई ये पर्सन इन्वॉल्व था और अभी इसके पास स्कॉर्पियो है तो इसने ये स्कॉर्पियो भी उसी पैसे से ली होगी, तो वो क्या करेगा, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा या जो कमिश्नर होगा उसका अप्रूवल लेने के बाद में एप्लीकेशन फाइल कर देगा कोर्ट को कि वो कॉग्निजेंस ले और उस प्रॉपर्टी को अटैच कर ले। ठीक है। सबसेक्शन 2 कहती है कि अब मैजिस्ट्रेट को भी अगर रीज़न टू बिलीव है कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी उसने उसी क्राइम में से वो प्रॉपर्टी डिराइव की है, तो वो क्या करेगी, वो शो काज नोटिस इशू करेगी, 14 दिन का टाइम देगी, यानी 14 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप बताइए भाई हम क्यों इस प्रॉपर्टी को फोरफिट ना करें। ठीक है। सबसेक्शन 3 कहती है कि पर्सन स्पेसिफाई करेगा, अगर वो पर्सन ये स्पेसिफाई करता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है बल्कि किसी और की है तो फिर उस पर्सन को भी नोटिस भेजा जाएगा, शो कॉज नोटिस। और सबसेक्शन 4 कहती है कि जो भी उसका रिप्लाई वगैरह आएगा उसको कंसीडर किया जाएगा और पार्टी को सुना जाएगा, उसको मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड दिया जाएगा, और उसके बाद वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी अटैचमेंट का, अगर उसको लगता है कि हाँ इसका अटैचमेंट होना ज़रूरी है। अटैचमेंट करने के बाद प्रोवाइडेड में बताया है कि अगर वो पर्सन अपीयर ही नहीं होता या फिर वो खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं करता तो भी 14 दिन के अंदर वो उसको क्या करेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर पेश कर दिए। यानी अगर वो 14 डेज तक जो टाइम दिया गया है 14 डेज तक ना तो वो शोकाज देता है ना वो अपीयर होता है तो उसमें भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा, उसको अटैच कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी को। और सबसेक्शन 5 कहती है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर हम शोकाज नोटिस देते हैं, शोकाज नोटिस देने का जो हमने 14 डेज का टाइम पीरियड दिया उसमें
वो अटैचमेंट को पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, यानी वो प्रॉपर्टी ही बेच देगा। मैं अगर 14 डेज का नोटिस देता हूँ किसी पर्सन को कि आप बताइए हम क्यों इसको फोरफिट ना करें, वो पर्सन आगे जाके स्कॉर्पियो ही बेच देगा फिर। तो उस केस में अगर कोर्ट को इस तरह का रीज़न लगता है कि जो पर्पज़ है फोरफीचर का वही डिफीट हो जाएगा, तो उस केस में नोटिस के साथ साथ ही वो इंटरम एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देंगे अटैचमेंट का, और वो ऑर्डर तब तक रहेगा जब तक कि सबसेक्शन 6 का ऑर्डर नहीं आ जाता। अब सबसेक्शन 6 का ऑर्डर है कि जहाँ पे कोर्ट फाइंड करती है पार्टी को सुन के, उसका शोकाज नोटिस देख के, सारा प्रोसेस का इंक्वायरी वगैरह करके कि हाँ भाई ये जो स्कॉर्पियो थी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रोसीड ऑफ द क्राइम है, तो वो डायरेक्ट कर देगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि इस प्रॉपर्टी को बेचिए या जो भी कीजिए, इसको रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किन लोगों में, जो लोग उस क्राइम के साथ इफेक्ट हुए, मतलब वो जो भी कोई उसने क्राइम करके वो प्रॉपर्टी डिराइव की थी, उस प्रॉपर्टी को उन लोगों को जो विक्टिम ऑफ द क्राइम है उन लोगों में वो रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और सबसेक्शन 7 कहती है कि उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 डेज का टाइम है, वो 60 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा रेटेबली, या तो वो खुद करेगा या अपने से किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करेगा और उसको बोलेगा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसेक्शन 8 कहती है कि जहाँ पर कोई क्लेमेंट ही नहीं है, यानी वो जो पर्सन थे, जो अफेक्टेड पर्सन, कोई है ही नहीं है क्लेमेंट, कोई पता ही नहीं है कौन इफेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ, या कोई इफेक्ट नहीं भी हुआ, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो सरप्लस बच जाता है वो सारा जाएगा किसको, फोरफीट हो जाएगा गवर्नमेंट को। सब सेक्शन 108 कहती है मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। अब मैजिस्ट्रेट जो कम्पिटेंट है एक सर्च वारंट जारी करने के लिए, यानी मान लीजिए अपनी जुरिस्डिक्शन में एक मैजिस्ट्रेट कम्पिटेंट है, वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। अब मैजिस्ट्रेट ये भी कह सकता है कि ये सर्च मेरी प्रेजेंस में होगा, यानी वो टाइम फिक्स किया जाएगा, उसमें मैजिस्ट्रेट भी जाएगा और वहाँ पे उसकी प्रेजेंस में सर्च किया जा सकता है। इस तरह का प्रोविज़न भी दिया गया है। सेक्शन 108 थी। सेक्शन 109 कहती है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। अब जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था, जिस तरह हमने सेक्शन 94 में पढ़ा था कि सम्मन दिया गया कि आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमें कोर्ट में जमा कीजिए, हमने देखना है इसको, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया गया। अब जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है, अब कोर्ट के पास में ये भी पावर है कि या तो वो देख करके हाँ ठीक है हमने देख लिया वापस कर देगी, लेकिन सेक्शन 109 कहती है कि कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो उसको इम्पाउंड करके भी रख सकती है, यानी अपने पास भी रख सकती है जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। सेक्शन 110 कहती है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। ये बड़ी अच्छी सेक्शन है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। दो चीज़ें समझिए, ये वो कोर्ट्स हैं कि जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होता है। ये वो कोर्ट्स हैं कि जो ऐसी कोर्ट है जो है तो इंडियन टेरिटरी की, लेकिन यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं होता है। तो अब ये जो कोर्ट है जहाँ पे लागू होता है, ये चाहती है कि कोई समन इशू किया जाए, या कोई वारंट जारी किया जाए, या कोई समन टू प्रोड्यूस जारी किया जाए, या फिर जो हमने पढ़ा था सर्च वारंट जारी किया जाए। अब ये भेजेगी इस कोर्ट को जहाँ पे वो लागू नहीं होता। तो ये कोर्ट उसको किस तरह से देखेगी, तो इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजा जाएगा और इसका जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो उसको ऐसे डील करेगा कि जैसे वो एक मैजिस्ट्रेट है किस कोर्ट में जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होता है, उसी के मैजिस्ट्रेट की तरह ये भी उस चीज़ को कवर करेगा। और दूसरी, अब ये यानी ये तो आ गई इंडिया में, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री है, मान लीजिए ये वो कोर्ट्स हैं जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होता है, लेकिन ये आउटसाइड द इंडिया, मतलब चाइना, नेपाल, भूटान, बाहर की किसी कंट्री में हम समन भेज रहे हैं, सर्च वारंट भेज रहे हैं, समन टू प्रोड्यूस भेज रहे हैं, या फिर सर्च वारंट जारी कर रहे हैं, तो वो किस तरह से डील करेंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से उस बिहाफ पे प्रिस्क्राइब करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से बताएगी, उसी तरह से वो उसको डील किया जाएगा। ये थी हमारी सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 भी इसी तरह से हम समझेंगे। ये कौन सी कोर्ट थी, जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होता है। ये कौन सी कोर्ट थी, यानी फॉरेन कोर्ट, या फिर ऐसी इंडिया के अंदर जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं होता है।
अब ये वाली कोड भेज रही है इस कोड को कि जहाँ पे लागू होता है, ये वाली कोड कोई समन भेजेगी, कोई सर्च वारंट भेजेगी, तो ये किस तरह से डील करेगी? तो वो ऐसे भेजे, ये ऐसे उसको डील करेगी कि जैसे किसी ऐसी कोर्ट ने भेजा है जो इसी की कोई बहन है। यानी यहाँ पे कोई कोर्ट है जिस पे लागू होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिस तरह वो अगर भेजेगी तो ये एग्जीक्यूट करेगी, उसी तरह से इस कोड का भेजा हुआ भी ये कोड उसी तरह से एग्जीक्यूट करेगी कि जैसे उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होता है। और अगर आउटसाइड द इंडिया है तो उसको भी वो ऐसे ही डील करेगी कि जैसे वो इसी कोर्ट ने भेजा हो किसी के, जहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होता है। और जहाँ पे वारंट एग्जीक्यूट किया जाएगा इस कोर्ट के द्वारा, जब कोई फॉरेन कोर्ट ने भेजा है या फिर किसी ऐसी कोर्ट ने भेजा है, तो प्रोविज़न कौन से लागू होंगे? सेक्शन 82 और 83, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि वारंट एग्जीक्यूट हुआ, पर्सन अरेस्ट हो गया, अब उसको उस मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी। वो फिर देखेगा हाँ भाई अच्छा ये ऑफेंस है, या तो उसको बेल पे छोड़ देगा या फिर वो डायरेक्ट करेगा कि हाँ भाई इस पर्सन को लेके जाओ। और इसी तरह अगर सर्च वारंट जारी हुआ है तो सर्च वारंट पर सेक्शन 104 का प्रोविज़न लागू होगा, जहाँ पे बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन मिला था। अगर ये कोर्ट नज़दीक है तो इसके पास, अगर नहीं तो उसी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा जिसकी जुरिस्डिक्शन है। और वो जो जुरिस्डिक्शन वाला मैजिस्ट्रेट होगा वो फिर ऑथोराइज करेगा इसको कि हाँ भाई इस कोर्ट के पास ले जाया जाए। तो ये था हमारा चैप्टर 7 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जहाँ पे प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स को हमने समझा था। आई होप आपको प्रोविज़न्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन रही है, कोई इस तरह का इशू रह गया है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, तो मैं उसमें आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।